स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी और चैप्टर नंबर 16 है जिसका नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। तो आइए अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैव विविधता के बारे में हम पढ़ेंगे। जैव विविधता क्या होती है, कितने प्रकार से होती है, और जैव विविधता के बारे में मतलब जैव विविधता के बारे में जितना भी मैं आपको बता सकता हूँ वो आज आपको पूरा बता दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैव विविधता, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, जिसमें जैव का मतलब होता है सजीव, जिसके अंदर जान होती है, जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु। और विविधता का मतलब होता है भिन्नता, वैरायटी, कितना अलग अलग प्रकार से वो है। ठीक है, भिन्नता मतलब कितनी वैरायटी से ये जीव हैं। तो ये होता है हमारा जैव विविधता। तो अब इसकी परिभाषाएं भी आपको बताऊंगा, सिंपल सा आपको समझ में आ जाए, इसलिए आपके सामने ये डायग्राम सा है छोटा सा, कि जैव का मतलब होता है सजीव जिसमें जान हो, जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु। और विविधता का मतलब होता है वैरायटीज, मतलब भिन्नता, अलग अलग। अब देखते हैं इसकी परिभाषाएं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारी मतलब जो जीव होते हैं, वनस्पति मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं, और जीव जंतुओं में पाई जाने वाली भिन्नता, यही जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, जो जीवधारी वनस्पति जीव जंतुओं में जो भिन्नता पाई जाती है वही हमारी जैव विविधता है। एक परिभाषा और है जिसमें कहा गया है किसी पारितंत्र में पाए जाने वाले पादप मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में भिन्नता होती है, इस भिन्नता को ही हम जैव विविधता कहते हैं। और तीसरी परिभाषा है किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जानवर तथा पेड़ पौधों की प्रजातियों में विभिन्नता ही जैव विविधता है। तो तीनों में से जो आपको आसान लगे वो परिभाषा आप याद कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पहले वाली सबसे आसान है। आगे चलते हैं। तो हमको ये देखना है कि जैव विविधता सबसे ज्यादा किस स्थान पर पाई जाती है, पूरी दुनिया में जैव विविधता सबसे अधिक कहां पर पाई जाती है। तो आपको पता है हमारा उत्तरी ध्रुव है, जैसा जैसे कि आपके सामने लाइंस आपको पता हो अगर। और ये हमारी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर, और 0 डिग्री पर हमारी भूमध्य रेखा होती है, फिर 23.5 डिग्री पर मकर रेखा होती है, और फिर हमारा दक्षिणी ध्रुव आ जाता है। ठीक है, तो हमारी जो जैव विविधता सबसे अधिक जो जहाँ पर पाई जाती है वो आपका इलाका है, ये आपका जो बीच का इलाका है। ठीक है, बीच का इलाका मतलब ये वाला जो आपका बीच का इलाका है, इसमें जैव विविधता अधिक पाई जाती है। क्योंकि आपको पता है जैव विविधता यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु मतलब कहाँ पर अधिक होंगे, जो पेड़ पौधे वहीं होते हैं जहाँ तो एक तो बारिश अच्छी खासी मात्रा में होती हो। तो बारिश और तापमान, बारिश के लिए तापमान का भी होना बहुत ज़रूरी है, और बारिश जो है आपको पता है अगर होगी तो वहाँ पर हरियाली भी होगी उस इलाके में। तो आपको मैं बता दूं ये जो बीच का इलाका है, ये यहाँ पर तापमान काफ़ी तेज़ रहता है, यहाँ पर पेड़ पौधे जंगल भी बहुत सारे हैं, और इसी इलाके में बहुत सारे वैरायटीज़ के बहुत अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। इसलिए ये जो दुनिया में इलाके हैं जो मैंने आपको बताए हैं 0 डिग्री और ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो इलाका है, यहाँ बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आप एक बार वर्ल्ड मैप में भी इसे देख सकते हो कि इन इलाकों में जहां ये 3 लाइनें जा रही हैं, इसके अंडर में जो है आपको ये देख रहा होगा, ये इंडिया है हमारा। इसमें से जो ये ऊपर वाली लाइन है ये कर्क रेखा है। आपको पता है 23.5 डिग्री कर्क रेखा इंडिया को बीच में से मतलब इंडिया के बीच में से जाती है। तो ये जो इलाका है जो मैंने आपके सामने लाइंस के अंदर रखा है, यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है, वैरायटीज जीव जंतुओं की बहुत ज्यादा पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। आपको एक जैव विविधता का उदाहरण दिखाता हूँ। आपके सामने एक फोटो है, यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे कुछ घास है और कुछ फूल है। तो ये सारे एक जैसे तो नहीं है, इसमें वैरायटी है, कहीं फूल है कहीं घास है कहीं पेड़ है कहीं मतलब आप देख सकते हो जंगल दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये वैरायटी है, ये पेड़ पौधों के अंदर विविधता है। तो ये भी एक जैव विविधता का उदाहरण है। आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, ये घास है, पेड़ पौधे आपके यहाँ पर हैं, और फूल हैं अलग अलग प्रकार के, फिर यहाँ पीले फूल अलग से हैं। तो ये सब क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं ना, इनके अंदर वैरायटी है। तो ये वैरायटी को ही हम जैव विविधता कहते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं। आप देखोगे यहाँ पर पानी है, पानी के बाद आप देखोगे यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, पत्तियाँ हैं, और जीव भी हैं यहाँ पे कुछ पानी के अंदर। ठीक है, कुछ निर्जीव वस्तुएं भी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये भी जैव विविधता का एक उदाहरण है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं यहाँ पे। और उदाहरण देखते हैं भाई, पहाड़ी इलाकों में जैव विविधता का उदाहरण देखते हैं। यहाँ पहाड़ है, पहाड़ों के अंदर क्या है, घास है, घास और कुछ फूल भी हैं यहाँ पे,
कुछ पेड़ भी हैं, ये सारे अलग अलग हैं। ये ऐसा तो नहीं है कि यही फूल सारी जगह पे हों और कोई हो ही ना कुछ और चीज़। तो यहाँ अलग अलग चीज़ें हैं, भिन्नता है। तो ये भिन्नता जो है यही हमारी जैव विविधता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की वैरायटी से पेड़ पौधे होना, जीव जंतुओं की अलग अलग प्रजातियां होना, यही हमारी जैव विविधता है। आगे देखते हैं। विश्व के कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की अत्यधिक संख्या होती है। कुछ इलाके ऐसे हैं दुनिया में जहां पर प्रजातियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। तो ऐसे इलाके जहां पर प्रजातियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, जहां जैव विविधता बहुत ज्यादा होती है, उन इलाकों को हॉट स्पॉट कहते हैं। ये हॉट स्पॉट आप मोबाइल वाला मत समझना, ये हो सकता है एक नंबर में आपसे पूछ लिया जाए पेपर में, हॉट स्पॉट किसे कहते हैं। तो हॉट स्पॉट ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर, जिन क्षेत्रों में प्रजातियां बहुत अत्यधिक संख्या में पाई जाती हैं और जहां जैव विविधता बहुत अधिक होती है। इन इलाकों को हम हॉटस्पॉट भी कहते हैं, हम इनको मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र भी कहते हैं, और इन्हें हम उष्ण स्थल भी कहते हैं। तो आप हॉटस्पॉट याद रखो तो ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी आसान भी है सुनने में। तो विश्व के 60% जो पेड़ पौधे हैं, 60% लगभग जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, जो जितने जीवित प्राणी जो रहते हैं, वो इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पर? हॉटस्पॉट्स के अंदर, ठीक है। हॉटस्पॉट क्या है? एक ऐसा इलाका जहाँ बहुत सारी प्रजातियों के जीव जंतु हो और बहुत सारी प्रजातियों के पेड़ पौधे एक साथ हों। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हो एक और जैव विविधता का उदाहरण है आपके सामने। यहाँ घास है, फिर पेड़ हैं, फिर जो ऊपर पर्वत की साइड से अलग सी थोड़ी मतलब वहां पर वनस्पति है। तो आप ये देख सकते हो ये क्या है? ये भी एक तरीके से जैव विविधता है, ठीक है। अलग अलग वैरायटी से है यहाँ पर सब कुछ। तो आशा करता हूँ आपको जैव विविधता तो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं जैव विविधता को हम कितने स्तरों पर हम देख सकते हैं, इनको हम कितने लेवल पर जैव विविधता को हम पढ़ सकते हैं। तो 3 प्रकार से हम इसको 3 स्तरों में बांटते हैं। एक है अनुवांशिक विविधता, जेनेरिक डाइवर्सिटी, एक है प्रजातीय विविधता, और एक है पारितंत्र में विविधता। ये विविधता को आप समझ जाइए, इसका मतलब होता है वैरायटी, भिन्नता, ठीक है। या तो किसी में आनुवांशिक भिन्नता होगी, या किसी में प्रजातीय भिन्नता होगी, या किसी के पारितंत्र में ही भिन्नता होगी, कहने का मतलब है। अब इनको हम डीपली पढ़ते हैं, क्या है। पहला है जननिक विविधता, जिसको हम अनुवांशिक विविधता भी कहते हैं। अनुवांशिक विभिन्नता भी आप इसको कह सकते हो। तो जैसे पौधे, पशु या अन्य प्राणियों की किसी प्रजाति का हर सदस्य अपनी आनुवांशिक संरचना में दूसरे सदस्यों से भिन्न होता है। आपको पता है जो पेड़ पौधे होते हैं, ऐसा तो नहीं सभी पेड़ पौधे एक जैसे दिखते हो, वो अपनी बनावट उनकी दूसरे पेड़ पौधों से अलग होती है हर किसी की, और इस कारण जो हर सदस्य को अपनी खास विशेषताएं प्रदान होती हैं प्रकृति के द्वारा, जिनको हम जीन्स भी कहते हैं। और जैसे आपको पता है जितने मनुष्य होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं हर एक्सपेक्ट में, हर आयाम में। एक मनुष्य जो है वो दूसरे मनुष्य से अलग होता है दिखने में भी, ठीक है, उसकी बनावट भी अलग होती है। तो इसको हम अनुवांशिक विविधता कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा लेवल होता है प्रजातीय विविधता। किसी जानवर की, पेड़ पौधों की प्रजातियां अलग अलग हो सकती हैं। जैसे प्रजातीय विविधता से अभिप्राय है कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर पशु, वृक्ष, जीव जंतुओं के समुदायों की प्रजातियों में अंतर होना, ठीक है। इनकी प्रजाति में जब अंतर हो जाता है, अलग अलग प्रजातियों में भिन्नता हो जाती है, तो ये प्रजातीय विविधता कहलाती है। कि प्रजातीय विविधता की दृष्टि से कुछ क्षेत्र एक दूसरे क्षेत्रों से अधिक समृद्ध होते हैं, और यह विविधता प्राकृतिक और खेतीहर दोनों तरह के पारितंत्र में देखी जा सकती है। ये जो पारितंत्र में भी मतलब आप देख सकते हो कि अलग अलग प्रकार की प्रजातियों के पेड़ पौधे होते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। जैसे तुम देखोगे यहाँ पे कि औद्योगिक या निजी उपयोग के लिए लगाए गए पेड़ की अपेक्षा प्राकृतिक और अप्रभावित उष्णकटिबंधीय वनों में प्रजातियों की संख्या काफी अधिक होती है। जो पर्सनल उपयोग के लिए जो पेड़ लगाए जाते हैं उनकी प्रजातियां कम होती हैं, और जो उष्णकटिबंधीय वनों में जो पेड़ों की जो प्राकृतिक जो मतलब वन होते हैं उनमें जो है उनकी प्रजातियां और ज्यादा होती हैं, प्रजातियां बहुत सारी होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। पारितंत्रीय विविधता मतलब पारितंत्र में भिन्नता होना, ये जैव विविधता का तीसरा स्तर है। आपको पता है हमारा पारितंत्र जलीय भी है, स्थलीय भी है, मरुस्थलीय भी है, पर्वतीय पारितंत्र भी है, ठीक है, मैदान का भी है, घास का भी है। तो हमारे पारितंत्र भी अलग अलग हैं, आपको पता है। तो पृथ्वी पर पारितंत्र विविधता बहुत अधिक है, और इसी में जीव समुदाय जो होते हैं विभिन्न प्रकार के आवासों में रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पूरी दुनिया में विभिन्न प्रकार के आवास स्थल पाए जाते हैं, जैसे घास के मैदान, पर्वतीय आवास क्षेत्र, झील, मरुस्थल, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो इन प्रत्येक आवास की पर्यावरणीय दशाएं भी अलग अलग होती हैं, इनका पारितंत्र भी अलग अलग होता है। तो अलग अलग होना ही ये तो जैव विविधता है, मतलब उनमें भिन्नता होना कोई ना कोई। तो ये 3 स्तर पर हम जैव विविधता को हम पढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे।
विश्व के अधिकतम जैव विविधता वाले देश, ऐसे देश जहां पर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है, वो देश कौन कौन से हैं? वो है भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, कोलंबिया, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू और जेरे। ये देश ऐसे हैं जहां जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब। जैव विविधता का महत्व, आखिर ये जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की इतनी सारी प्रजातियां होती हैं या इतनी सारी विविधता होती है इनके अंदर, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में? तो जैव विविधता मनुष्य के अस्तित्व के लिए, अगर हमें रहना है इस दुनिया में, तो जैव विविधता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सभी प्राणियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। जैव विविधता हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर वैज्ञानिक अनुसंधान रिसर्च करने के लिए, चाहे हमारे डेली काम की बात हो, हमारे लिए संसाधनों की प्राप्ति जैव विविधता ही कराती है। हमें जो संसाधन मिलते हैं वो जीव हमें ही देते हैं, मतलब हमारी प्रकृति ही हमें देती है। जैव विविधता हमारे संसार के जीवन का आधार है। अगर जैव विविधता ना हो, पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियां ना हो, तो हमें कैसे जड़ी बूटियां मिलेंगी, कैसे हमें फसलें मिलेंगी? फसल में विविधता ना हो, कैसे हमें फसलें मिलेंगी? जीव जंतुओं में विविधता ना हो, तो कैसे हम, मतलब जीव जंतु कैसे होंगे? तो इसलिए हमारा जीवन ही नहीं होगा अगर जैव विविधता नहीं होगी तो जैव विविधता हमारे जीवन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अब इसका महत्व हम और ज्यादा देखते हैं, क्या है? आर्थिक रूप से पहले हम इसका महत्व देखेंगे। पैसों के अगर नजरिए से देखा जाए तो ये जैव विविधता का क्या हमारे लिए महत्व है। जैव विविधता से ही अत्यधिक उत्पादों की प्राप्ति होती है, जो हमें उत्पाद मिलते हैं, कच्चा माल मिलता है, आयुर्वेदिक दवाइयां, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जड़ी बूटियां या लकड़ियां, जो भी चाहिए हमें, इमारती लकड़ी, वो सब हमें कहाँ से मिलेगी? हमें प्रकृति से मिलेगी। और अगर प्रकृति में जैव विविधता नहीं होगी, अगर मान लो इमारती लकड़ी है, अगर इमारती लकड़ी नाम का कोई अगर प्रजाति होती ही ना इस नाम की, तो हमें क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता। और जैव विविधता का मतलब क्या है? अलग अलग प्रजातियां होना। तो जैव विविधता होगी तभी हमें आर्थिक रूप से भी फायदा मिलेगा। आयुर्वेदिक दवाइयां बनानी है तो अलग अलग जड़ी बूटियां, पेड़ पौधों की जरूरत होती है हमें, अलग अलग प्रजाति के। आपने सुना होगा बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनसे दवाइयां बनाते हैं हम। तो अगर ये प्रजाति नहीं होगी, एक जैसे पेड़ होंगे पूरी दुनिया में, तो क्या हमें आयुर्वेदिक दवाई बना पाएंगे? नहीं बन पाएगी। तो आर्थिक रूप से बहुत जरूरी है। अब इसका सामाजिक महत्व भी होता है कुछ। सामाजिक क्या है कि जैव विविधता को एक बड़े पैमाने पर पारंपरिक समाज ने संभाल कर रखा है। हमारी परंपरा है जो हम इस जैव विविधता को संभाल कर रखते हैं। जैसे जंगल में रहने वाले लोग, आदिवासी जो होते हैं, वो जंगलों की पूजा करते हैं और जंगली जानवरों की रक्षा भी करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की रक्षा भी करते हैं, जंगल को अपना अभिन्न अंग मानते हैं, अपने पूरे जीवन को वो जंगल के लिए समर्पित कर देते हैं। इन्होंने जैव विविधता का ह्रास होने से भी बचाया है। आदिवासी लोग जो होते हैं, भारत में पेड़ पौधे, नदियां, जीव जंतुओं को पवित्र मानकर उनकी पूजा भी करी जाती है। जैसे तुलसी का जो पत्ता है, तुलसी, पीपल, इन सबको धार्मिक महत्व के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। गंगा नदी है, गाय है, सांप है, इन सबको बचा कर रखा जाता है, क्योंकि ये एक सामाजिक रूप से चला आ रहा है और इसी से हमारी जैव विविधता भी एक बची हुई है एक तरीके से। ठीक है, ये जैव विविधता ही तो है ये सब। आगे बढ़ते हैं। और अब है वैज्ञानिक महत्व क्या है इसका। जैसे साइंटिस्टों को, मतलब अलग अलग प्रजाति की आवश्यकता पड़ती है। अगर उन्हें रिसर्च करनी है तो वर्तमान में मिलने वाली जो हमें प्रजाति उन्हें मिली है, तो हम ये जान सकेंगे कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ तथा भविष्य में ये कैसे विकसित होगा। ठीक है, और पारितंत्र को कायम रखने में प्रत्येक प्रजाति की भूमिका का मूल्यांकन भी जैव विविधता के अध्ययन से किया जाता है। जब तक साइंटिस्ट पढ़ेंगे नहीं कि जैव विविधता जो है वो कैसे आगे, मतलब बढ़ती रहेगी, या जीवन का प्रारंभ कैसे हुआ, किस प्रजाति के लोग सबसे पहले आए थे, आगे जाके कौन सी प्रजाति बचेगी, पारितंत्र हमारा कैसा होगा, हर प्रजाति की क्या भूमिका है, तो इसके लिए हमें जैव विविधता का होना जरूरी है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कर पाए। तो वैज्ञानिक महत्व भी इसका बहुत ज्यादा है। आगे अब देखेंगे एक टॉपिक है, वो है IUCN। IUCN की फुल फॉर्म होती है, इसका पुराना नाम जो है वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। मतलब एक ऐसा संघ जो हमारे प्रकृति की रक्षा करता हो, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। और इसकी स्थापना फ्रांस में हुई थी। 1956 में इसका नाम IUCN कर दिया गया, जिसको अब नए नाम जो है इसका वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। पहले इसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, अब प्रोटेक्शन हटके यहाँ पर आ गया कंजर्वेशन, तो ये इसका नया नाम है, याद रखना। अब देखते हैं कि IUCN ने क्या करा है। IUCN का उद्देश्य तो सिंपल सा आप समझ लो
कि हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए इसको बनाया गया था। अब इसने एक लिस्ट बनाई, एक वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया बहुत सारी प्रजातियों का। इसके अंदर जो पहली प्रजाति इन्होंने रखी वो रखी संकटापन्न प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां जो लुप्त होने वाली हैं, ठीक है, जो लुप्त होने वाली हैं, जो ऐसी प्रजातियां जो हमारी दुनिया से खत्म होने वाली हैं। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रकाशित करता है। रेड लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु हों, उनकी प्रजातियों का नाम लिखा होता है, जो प्रजातियां लुप्त होने वाली हैं, जो इस दुनिया से खत्म होने वाली हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है, जो संकट में है प्रजातियां, ठीक है। तो पहली प्रजातियां कौन सी हैं? जो संकट में है। ये आपने टॉपिक शायद 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। जैसे ये रेड पांडा है, ये लगभग लुप्त होने वाला है या लुप्त हो चुका है। अब आपको ये देखने को बहुत कम मिलता होगा, आपने सिर्फ एक ब्लैक पांडा देखा होगा। अब आगे देखते हैं, अगली है सुभेद्य प्रजातियां। सुभेद्य प्रजातियां ऐसी प्रजातियां हैं, अगर इनको संरक्षित या इनकी रक्षा नहीं करी गई तो उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक अगर जारी रहे तो इनका निकट भविष्य में विलुप्त होने का खतरा है। मतलब ये ऐसी प्रजातियां हैं, अगर इनको बचाकर नहीं रखा गया और अगर ऐसे कारक जिनकी वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है वो कारक जारी रहते हैं तो इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण ये इनका जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। मान लो इस प्रजाति में अगर कोई जानवर आता है और वो जानवरों का अगर लगातार लोग शिकार कर रहे हैं और अगर वो शिकार पर रोक नहीं लगी तो एक दिन वो जानवर इस दुनिया से लुप्त हो जाएगा। तो ये होता है सुभेद्य प्रजातियां। तीसरी होती है दुर्लभ प्रजातियां। संसार में ये ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी संख्या बहुत कम है और ये प्रजातियां सिर्फ कुछ कुछ स्थानों पर ही पाई जाती हैं और बहुत बिखरी बिखरी सी ये प्रजातियां एक साथ बहुत सारी नहीं पाई जाती। ये ऐसी प्रजातियां हैं जिन जानवरों की और पेड़ पौधों की जो बहुत संसार में कम पाई जाती हैं, कम संख्या में पाई जाती हैं। समझ में आ गया होगा आपको जो मैंने आपको एक वर्गीकरण बताया प्रजातियों का। अब आगे देखते हैं, भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने और उनके विस्तार के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं। हमारी भारत सरकार ने हमारी प्रजातियां, जो देश के अंदर पेड़ पौधे और जो जानवर हैं, उनकी प्रजातियों को बचाने के लिए कुछ उपाय किए हैं। वो उपाय क्या हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला उपाय है 1972 में वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम पारित किया, जिसमें जो वन में रहने वाले जो जीव हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये एक कानून बनाया गया, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क्स बनाए गए जीव जंतुओं के रहने के लिए, पशु विहार बनाए गए जहां पर जीव जंतुओं के रहने की जगह थी। दूसरा जो सुधार किया, जो उपाय है एक तरीके से, वो है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की घोषणा करी गई। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो सिर्फ जीवों के लिए आरक्षित है, वहां कोई मानव निवास नहीं कर सकता। वो वन्य जीव जो है वो अपने प्राकृतिक आवास में निर्भय होकर रह सकता है, कोई मनुष्य उसको वहां पर डिस्टर्ब करने नहीं आएगा और वो अपनी प्रजातियों का विकास कर सकता है। जो भी जीव है वहां पे रहता है, ठीक है, जो भी जानवर है, जो पशु है, वो उस इलाके में रह सकता है, वहां कोई भी भारी मनुष्य नहीं आएगा। ये एक उपाय किया गया, ठीक है। आप ये देख सकते हो कुछ आप जैव विविधता, जीवों के अलग अलग प्रजातियां। अब जैव विविधता का ह्रास, ठीक है, जैव विविधता का ह्रास मतलब जैव विविधता किस कारण से नष्ट होती जा रही है, जैव विविधता क्यों कम होती जा रही है। एक तो है जनसंख्या वृद्धि, जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, मनुष्य बढ़ते जा रहे हैं और वो पेड़ पौधों को खत्म करते जा रहे हैं, कुछ जानवरों को लोग खत्म करते जा रहे हैं शिकार करके, तो जनसंख्या जैसे बढ़ती जा रही है, जैव विविधता के लिए खतरा भी बढ़ता जा रहा है। फिर है प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग। लोग, चाहे वो संसाधन हमें पेड़ पौधों से मिलते हो चाहे कहीं से भी, प्रकृति से मिलने वाले संसाधनों का इतना अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं कि एक दिन वो संसाधन समाप्त हो जाएंगे। इस तरीके से उनका यूज किया जा रहा है और हमारी जैव विविधता भी एक दिन खत्म हो जाएगी अगर ऐसा ही चलता रहा। तीसरा है प्रदूषण। जैव विविधता, अलग अलग प्रजातियां हैं, कुछ ऐसी प्रजातियां हैं, मान लो पक्षियों की प्रजाति है जो ज्यादा प्रदूषण सहन नहीं कर पाती वायु में, वो मर जाती है वो प्रजाति, ठीक है। ऐसा भी होता है, कुछ चिड़िया होती है, कुछ पक्षी होते हैं जो प्रदूषण के कारण मर जाते हैं, उनकी प्रजाति खत्म हो जाती है, तो ये भी जैव विविधता को कम करती है, ये कारक भी है एक। और वनों का अति दोहन, पेड़ पौधे जंगलों को काटना, काट कर वहां फैक्ट्रियां लगा देना। पेड़ पौधों को काट दोगे तो जो वहां पर जो जानवर रहते हैं वो बेघर हो जाते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि उनकी प्रजाति ही खत्म हो जाती है
और है शिकार, काला हिरण, उसकी संख्या वैसे ही कम है, लोग उसका शिकार करने चले जाते हैं। अब तो बहुत बड़ा जुर्माना और जो कानून भी बना दिया है उसके लिए, तो शिकार करने से भी हम प्रजातियों को खत्म कर रहे हैं। बाढ़ आना, भूकंप, कुछ जो बेचारे जीव जंतु बच जाते हैं वो प्राकृतिक आपदा में मारे जाते हैं, भूकंप आने से, बाढ़ आने से, तो उनकी प्रजाति लुप्त हो जाती है। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जैव विविधता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और इसका ह्रास हो रहा है। अब इसको बचाने के लिए कुछ कदम उठाए गए और इसके संरक्षण के लिए कुछ काम किए गए। अब वो टॉपिक आपको मैं पढ़ाता हूँ, जैव विविधता का संरक्षण। इसको बचाने के लिए क्या करा गया? तो मानव के अस्तित्व के लिए, अगर मनुष्य को आगे चल के जिंदा रहना है, तो जैव विविधता बहुत जरूरी है। आपको मैंने बताया है, जीवन का हर एक रूप एक दूसरे पर इतना निर्भर है कि किसी एक प्रजाति पर संकट आने से दूसरों पर असंतुलन बन सकता है। अगर प्रजातियों पर किसी एक पर संकट आता है तो दूसरे पे भी उसका असंतुलन हो जाता है। ठीक है, अगर शाकाहारी प्रजाति खत्म हो जाएगी तो मांसाहारी जो जो जानवर है वो क्या खाएंगे? ठीक है, तो असंतुलन बन जाता है। यदि पौधे और प्राणियों की प्रजातियां संकटापन्न हो जाएंगी तो पर्यावरण में गिरावट आ जाएगी इससे। ठीक है, पर्यावरण जो है वो धीरे धीरे खराब होता चला जाएगा अगर पेड़ पौधे और प्राणी खत्म हो जाएंगे तो। अब हम एक ऐसे सम्मेलन की बात करेंगे जिसमें क्या हुआ कि जैव विविधता को कैसे बचाना है इसकी बात करी गई। और ये सम्मेलन जो हुआ था 1992 में हुआ था, रियो डी जनेरियो में, ब्राजील में, और इसको अर्थ समिट नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी सम्मेलन भी इसको कहते हैं। इसमें जैव विविधता को कैसे बचाया जा सकता है इसकी बात करी गई थी। तो इसमें पहली बात ये कही गई कि जो संकटापन्न प्रजातियां हैं, जिन पर संकट है, उनके संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए, उनकी रक्षा के लिए हमें प्रयास करना है सबसे पहले। दूसरा, प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाएं और प्रबंधन बनाने पड़ेंगे, योजनाएं बनानी पड़ेंगी। तीसरा, खाद्यान्नों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन, जंतु और उनकी वन्य प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित करना चाहिए। ये जो प्रजातियां हैं, फसलों की प्रजाति हो, चाहे चारे की, पौधे की, इमारती लकड़ी की प्रजाति, चाहे ये प्रजाति हो, पशुओं की प्रजाति हो, जंतुओं की प्रजाति हो, वनों की प्रजाति हो, इनको हमें बचाना पड़ेगा। चौथी बात कही गई, प्रत्येक देश को, हर देश को वन्य जीवों के आवास को चिन्हित करके उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। हर देश को ये काम करना है कि अपने देश के अंदर ऐसी जगहें बनाई जाएं जो सिर्फ पशुओं के रहने के लिए हो, नेशनल पार्क बनाए जाएं, पशु विहार बनाए जाएं। पांचवी बात कही गई, प्रजातियों के पलने के लिए, बढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए, वो जहां पर प्रजातियां रह सके, जहां उनको कोई खतरा ना हो, उसके लिए स्थान बनाए जाएं, सुरक्षित और संरक्षित स्थान बनाए जाएं जहां कोई बाहरी मनुष्य ना आ पाए उन्हें डिस्टर्ब करने। छठी बात कही गई, वन्य जीवों और पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के हिसाब से हो। ऐसा ना हो कि किसी पेड़ पौधे की प्रजाति कम है संख्या में और उस पेड़ पौधे का व्यापार भी दबा के हो रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो पेड़ पौधा जो है उसकी प्रजाति लुप्त हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, देखा जाए वो कितनी संख्या में है और उसका उत्पादन भी करा जाए। ठीक है, और उस पेड़ पौधे को और जीव जंतुओं को अगर व्यापार भी करना है तो नियम के अनुसार हो, ऐसा ना हो कि बिना नियम के व्यापार हो। अब भारत सरकार ने क्या किया है ये मैंने आपको बता दिया। इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ है जैव विविधता को बचाने के लिए ये आपको बता दिया। तो ये हमारा चैप्टर और हमारी फर्स्ट बुक यहाँ पर समाप्त होती है। सेकंड बुक हम कल से ही स्टार्ट कर देंगे और आपको बेल आइकन दबा देना है ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।